हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आज इस वीडियो में आप सभी को मानव जनन चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ क्रैश कोर्स की तरह। तो ये मेरा आज का पहला वीडियो है और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपको हमेशा मेरे चैनल पर नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो, जब भी मैं वीडियो आपको बनाऊं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव जनन। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सभी चैप्टरों को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो मानव जनन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आज हम कुछ टॉपिकों को पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया 3.1 पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। दो टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे आज, और बाकी टॉपिकों को, ये जो टॉपिक बचे हैं 5 टॉपिक बच रहे हैं, उसको हम कई वीडियो में करके आप सभी को बताएंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पुरुष जनन तंत्र। तो आइए थोड़ा सा चैप्टर की जानकारी ले लेते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए। युग्मकों की रचना होती है, युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं और स्त्री में अंडाणु बनता है। पुरुष में शुक्राणु बनता है और स्त्री में अंडाणु बनता है। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन होता है, तो उसे निषेचन कहते हैं, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का वो मेल होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद कोरक बुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनता है, लेकिन स्त्री में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक, 50 वर्ष की आयु में स्त्रियों में अंडाणु का बनना समाप्त हो जाता है लगभग। आइए हम स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों का चर्चा करते हैं। तो पहला है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं। वृषण जो होता है शरीर में उदर गुहा के बाहर थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोश को। देखिए वृषण कोश कैसा होता है। ये है आपका वृषण कोश। ठीक, तो जिसे वृषण कोश कहते हैं, याद तक पढ़े। वृषण कोश वृषणों के तापमान को नियंत्रित करता है। वृषणों के तापमान को नियंत्रित करता है। कैसे?
शरीर के तापमान से वृषण का तापमान जो होता है इतना सेंटीग्रेड कम रखता है। जो वृषण का टेम्परेचर होता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कम रखने होता है, कौन रखता है इसको? कम रखने में सहायक होता है वही वृषण कोश, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, ठीक, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण जो होता है सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण में 2 वृषण होता है तो 250-500 हो गया, ठीक। कक्ष होता है जिसे वृषण पालिका कहते हैं और उसको इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जी, ठीक। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिसे सेमनीफेरस कहते हैं, जिनसे शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया, शुक्राणु किससे पैदा किए जाते हैं? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिकाएं से, ठीक, याद रखिएगा। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होता है, जिसे नरजन्म कोशिकाएं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली कोशिकाएं। पहला नरजन्म कोशिकाएं से स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं। नरजन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करता है। नरजन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। ये जो पुंजन कोशिकाएं होती हैं, पुंजन, ठीक, ये क्या करती हैं? एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिरक्षात्मक कार्य करने के लिए कोशिकाएं भी होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं जिसे रेटेड टेस्टिस इंग्लिश में कहते हैं, शुक्र वाहिकाएं जिसे वास डिफरेंशिया कहते हैं, ये सब कोशिकाएं हैं। अर्धवृषण जिसे एपिडिडेमिस कहते हैं, एपिडिडेमिस, तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस, शुक्रवाहक
उसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। आइए फिगर देखते हैं। ये देखिए अपना, ये मूत्रवाहिनी हो गया, ये मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी नलिका होती है। ये शुक्रवाहक जिसमें शुक्राणु आता है का, इसमें इसी माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलता है, इसी रास्ते से। ये अपना अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, वृषण पालिकाएं, शिश्नमुंड, अग्रछद वृषण, मूत्रमार्ग, कंद मूत्र पथ ग्रंथि, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कहाँ है, ये रहा प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट है, ये शुक्राशय, शुक्र का जहाँ आस होता है वहीं पर उसी को शुक्राशय कहते हैं। मतलब यहीं पर शुक्राशय होते, शुक्राणु होते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक, अब कहाँ तक थे, यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहियों में खुलती हैं, शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। ठीक, शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। ध्यान दीजिएगा इसको, जो होती है क्या कहते हैं, यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर जाती है और मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। अधिवृषण शुक्रवाहक। ठीक, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ठीक, जिससे शुक्राणु बाहर निकलता है। उसी मार्ग के बारे में यहाँ बात कर रहा है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण व मूत्र मार्ग में इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग से शुक्राणु का स्थानांतरण करती है और मूत्र मार्ग से बाहर करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख, यूरेथ्रल मिएटस, मूत्राशय मुख को यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं इंग्लिश में। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है, बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के उत्कों का बना होता है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान, इरेक्शन में सहायता प्रदान कर विसेचन, इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्नमुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्नमुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद फोरस्किन कहते हैं। फोरस्किन फास्फो क्या कहते हैं इसको, फोरास्किन। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण, शुक्रिय इसको सेमिनल
ये प्लाज्मा का निर्माण करता है। जो फ्रुक्टोज फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णक एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के द्वारा शिश्न में स्नेहन ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। ठीक है, अब पढ़ना है स्त्री जनन तंत्र। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूरेटस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वेंजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं। ठीक, ये स्त्री जनतंत्र के पार्ट हैं सारे। जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमोरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। ये रहा जनन तंत्र का आरेखीय कार्ड, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये टीएस कार्ड है। देख लीजिए, दिखाता हूँ। गर्भाशय गुहा ये रहा, गर्भाशय अंतः स्तर ये, गर्भाशय पेशीय स्तर ये रहा, परिगर्भाशय ये भाग बाहर के भाग को कहते हैं, ये रहा डिंब अंडाशय जिसे कहते हैं, गर्भाशय का ग्रीवा ये है, ये पूरा इधर भी, ये रहा वेंजाइना इसके झल्लरी, ये रहा कीप, एम्पुला अंडवाही नलिका, सब कुछ अंडवाही नलिका में सारी चीज आते हैं। ये गर्भाशय बुंद फंडस, देखिए इधर भी डिम्ब है अंडाशय। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। वो सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, इन सब से ये जो शिशु की देखभाल में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक, जो स्त्री युग्मक अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स, अंडाशयी हार्मोन्स को स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, उत्पन्न करता है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई याद रखिएगा 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायुओं लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, बताया ना। देखिए ये जुड़ा हुआ है ये। ठीक, और क्या बोल रहा है, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक अंडाशय ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेमी के लगभग होती है
और यह श्रोणि भित्ति और तथा गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथीलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेड्यूला में व्यक्त होता है। अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनियां नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक इंफंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर फ्रेम भी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है। संकरी अवकाशिका ल्यूमेन जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय को जोड़ने वाली कौन सी नलिका है? संकरी अवकाशिका ल्यूमेन। संकरी अवकाशिका, इसको हिंदी में कहते हैं ल्यूमेन, बोलते हैं ल्यूमेन, LUMEN। ठीक। गर्भाशय केवल एक होता है। इसे बच्चेदानी वुम्ब भी कहा जाता है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल, ग्रीवा नाल हिंदी में कहते हैं, सर्वाइकल ये हिंदी कोष्टक में दिया गया है, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल, बर्थ कैनाल की रचना करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली में अस्तर की परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशी अस्तर को गर्भाशय पेशी अस्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथि अस्तर को गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को विस्तरित करती है। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, योनिच्छद, हाइमेन और भगसेफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन शैल वसामय ऊतकों की बनी होती है। वसामय मतलब वसा के ऊतकों से बनी होती है, जो गद्दी सी होती है, गद्दी स्पंजी होती है, मुलायम गद्दीदार होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों या मांसल वलन भोल्ड है, जो जघन शैल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है। यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली, जिसे योनिच्छद कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। भग सेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा ऊपर 2
बृहद प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पान को उसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिच्छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कार्यों वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक लगभग 15 से 20 स्तनपालियों में मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। 12 से 15 स्तनपालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं। जिन्हें कूपिका कहते हैं। ठीक, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ये जो गुच्छ है ये सब देखिए कूपिका कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं। कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे दुग्ध स्तन बाहर निकलता है। लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे जो दुग्ध होता है बाहर निकलता है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम युग्मक जनन। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए। ठीक, थैंक यू।